नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में जापान और भारत के प्रमुख उद्योग समूहों ने उत्तर प्रदेश को निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार का तेजी से उभरता केंद्र बताया। कुबोटा कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट एवं सीईओ शिंगो हानाडा ने नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग को महत्वपूर्ण माइलस्टोन बताते हुए यूपी के प्रति कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और प्रदेश के औद्योगिक विकास की सराहना की। वहीं स्पार्क मिंडा ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल मानव संस्थान, बड़े बाजार और निवेश अनुकूल नीतियों को औद्योगिक विस्तार के लिए बताया। उद्योग जगत ने कहा कि यूपी अब निवेशकों का भरोसा जीतने के साथ भारत की आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश के राजकीय आईटीआई अब आधुनिक कौशल और रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। प्रशिक्षण में डिजिटल लर्निंग, नई तकनीक और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप आधुनिक ट्रेड शामिल किए जाएंगे। बुधवार को लखनऊ में प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय के निरीक्षण के दौरान व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आईटीआई के आधुनिक ट्रेड और करियर विकल्पों की जानकारी स्कूल कॉलेज स्तर पर दी जाए। उद्योगों से समन्वय बढ़ाकर परीक्षण को उनकी मांग से जोड़ा जाए। तकनीकी ज्ञान के साथ कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल और इंटरव्यू की तैयारी पर भी जोर दिया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पुराने राजनीतिक सहयोगियों पर दिए बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बिना नाम लिए अखिलेश ने कहा था कि कुछ लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने के बावजूद उन्होंने साथ छोड़ दिया। इस पर राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बेहतर होगा लोग अपनी बात पर ध्यान दें। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुझे उसकी इतनी याद क्यों आ रही है। जयंत ने कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र है और जनता ही सभी को चुनती है। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने अखिलेश के बयान को लेकर सफाई देते हुए कहा कि इसे गलत तरीके से पेश किया गया। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान अब अगस्त 2.0 ऐप के जरिए की जाएगी। स्क्रीनिंग शुरू होने से पहले स्कूलों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की जानकारी यूडाइस पर अपडेट करना अनिवार्य है। प्रदेश के सभी बोर्डों के सरकारी, परिषदीय, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों के शिक्षकों को ऐप पर उपलब्ध 10 ऑनलाइन सेंसिटाइजेशन वीडियो भी देखने होंगे। इनकी कुल अवधि करीब 40 मिनट है। नई दिल्ली में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला के ऐप के फीचर्स और स्क्रीनिंग प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इसके बाद समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यूपीकास का पोर्टल लगभग तैयार है और 1 सप्ताह में इसके पूरा होने की उम्मीद है। पोर्टल शुरू होने के बाद करीब 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित बड़ा मानदेय और सुविधाएं मिलने की राह साफ होगी। निगम ने सभी विभागों और उनसे जुड़े निगमों से आउटसोर्स कर्मियों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। पहले मैन पावर सप्लाई करने वाले वेंडरों का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके बाद विभाग भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। नई व्यवस्था में न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपये तय है। श्रेणी 1 के लिए 40,000, श्रेणी 2 के लिए 25,000, श्रेणी 3 के लिए 22,000 और श्रेणी 4 के लिए 20,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। भाजपा अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान को गृह मंत्री बनाए जाने के बयान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राजभर ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि आजम खान को गृह मंत्री बनाने की घोषणा के बाद बहुजन समाज में डर का माहौल है। उन्होंने अखिलेश से सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करने की चुनौती दी कि आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। राजभर ने कहा कि सत्ता में आने का सपना छोड़ देना चाहिए और आरोप लगाया कि आजम खान गैर यादव पिछड़े तथा बहुजन समाज के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एनडीए में संभावित सीट बंटवारे को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में सूत्रों के हवाले से कहा कि भाजपा 403 में से 162 सीटें सहयोगी दलों को दे सकती है। उनके मुताबिक आरएलडी को 73, एसबीएसपी को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीटें मिलने की चर्चा है। अखिलेश ने इसे पीडीए के दबाव से जोड़ते भाजपा पर निशाना साधा और बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे मुद्दे उठाए। अपना दल नेता आशीष पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। अंतिम सीट बंटवारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। अब वह कानूनी और मीडिया मामलों के साथ चुनाव आयोग से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य भी संभालेंगे। बसपा ने सर्व समाज, खासकर ब्राह्मण समाज को दोबारा पार्टी से जोड़ने और
विधानसभा स्तर पर उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मायावती ने इसे 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की रणनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विरोधी दलों के हथकंडों से सतर्क रहने की अपील की। सतीश चंद्र मिश्रा लंबे समय से बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मायावती सरकार में महाधिवक्ता व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अम्बेडकर नगर में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां इंद्रावती की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। आजाद समाज पार्टी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिवार ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस इसे स्वाभाविक मौत बता रही है। चंद्रशेखर के मुताबिक परिवार ने घर से गहने गायब होने की बात भी कही, लेकिन पुलिस के गहने बरामद होने के दावे को आईपीएस अधिकारी ने खारिज किया है। उन्होंने मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी आपत्ति जताई। चंद्रशेखर ने सवाल किया कि जब एक आईपीएस अधिकारी को न्याय के लिए आवाज उठानी पड़ रही है तो आम आदमी किस दरवाजे पर दस्तक देगा। गाजीपुर और बलिया से बिहार के माझी घाट तक बन रहा NH-31 अब निर्माण के अंतिम चरण में। हाईवे पूरा होने से उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। इससे यात्रा समय और खर्च कम होने के साथ माल ढुलाई भी आसान होगी। कारोबारियों को वाराणसी के रामनगर, बंदरगाह और बक्सर के औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच में सुविधा मिल सकती है। हाईवे के आसपास व्यापार, रोजगार, मंडियों और अन्य कारोबारी गतिविधियों के बढ़ने की संभावना है। बेहतर कनेक्टिविटी से शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी आसान होगी। परियोजना पूरी होने के बाद आसपास की व्यावसायिक जमीनों की मांग और कीमत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में जापानी तकनीक और विशेषज्ञता का लाभ भारतीय किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत जापान साझेदारी केवल निवेश तक सीमित न रहकर किसानों, युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करे। चौहान ने जापानी कंपनियों और संस्थानों से छोटे व सीमांत किसानों के लिए सस्ती, उपयोगी और आसानी से उपलब्ध मशीनरी विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को जापानी निवेश के लिए मजबूत गंतव्य बताते हुए कहा कि तकनीक और औद्योगिक सहयोग से कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही गांवों के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की जरूरत बताई। प्रदेश निदेशालय ईडी ने बुधवार को सपा नेता आजम खान से जुड़े जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी के करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। ईडी के अनुसार जांच सरकारी ठेकों की रकम को कथित तौर पर निजी ठेकेदारों के जरिए ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े कामों में लगाए जाने के आरोपों पर टीमों ने वित्तीय दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य खंगाले। रामपुर स्थित यूनिवर्सिटी परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई। फिलहाल तलाशी से बरामद रकम या दस्तावेज का विस्तृत ब्यौरा सामने नहीं आया। ईडी की जांच कथित फंड ट्रेल को लेकर आगे बढ़ रही है। प्रयागराज में जलभराव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महाकुंभ के नाम पर शहर के तथाकथित स्मार्ट डेवलपमेंट में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने का दावा करते हुए सवाल उठाया कि इसके बावजूद शहर जलभराव से क्यों जूझ रहा है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार प्रयागराज को दिव्य बनाने चली है, लेकिन हर तरफ पानी दिखाई दे रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज से जलराज नगर कर दिया जाएगा। सपा प्रमुख ने विकास कार्यों और महाकुंभ से जुड़े खर्च को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए कथित भ्रष्टाचार पर। सूत्रों के मुताबिक पूर्व महासचिव चंपत राय को प्रबंधन में लापरवाही का दोषी माना गया, जबकि पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भूमिका पर साजिश से जुड़े सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में दावा है कि गणना प्रक्रिया में नियमों में बदलाव और तय शर्तों की अनदेखी की गई। पुलिस आगे अनिल मिश्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर निर्णय ले सकती है। एसआईटी ने बैंक की गणना व्यवस्था में खामियां बताते हुए नियमित बैंक कर्मचारियों की तैनाती की सिफारिश की है। साथ ही पारदर्शी भर्ती, बेहतर सुरक्षा और दान राशि की गणना व्यवस्था सुधारने के सुझाव दिए हैं। और उत्तर प्रदेश में 20 अगस्त को मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है। आईएमडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पश्चिमी यूपी के मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और सहारनपुर समेत कई शहरों में तेज बारिश और गरज चमक की संभावना है। कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। वहीं पूर्वी यूपी में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और जलभराव वाले रास्तों से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का ये दौर 20 अगस्त को खासा सक्रिय रह सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।